चलिए स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया पेपर 2009 का। स्टार्ट कीजिए बेटा, पहला क्वेश्चन श्रुति। What is the electrostatic potential due to an electric dipole at an equatorial point? चलिए बताइए रीना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट कितना होता है? जीरो। बिल्कुल सही। जीरो। ओके, आंसर इज ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the EM waves used for studying crystal structures of solid. What is its frequency range? हाँ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कौन सी EM वेव यूज़ की जाती है? एक्स रेज। ओके, Okay, sir. लिख लो बच्चों, एक्सरे की फ्रिक्वेंसी रेंज लिख लो। एक्स फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज। लिख लो बच्चों इसको घर की दीवार पे। 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज। बहुत ज़बरदस्त फ्रिक्वेंसी है। ओके, रीना बोलो यस। ओके Okay, सर। sir. ओके, यस सर। यस। श्रुति क्वेश्चन। An electron does not suffer any deflection while passing through a region of uniform magnetic field. What is the direction of the magnetic field? एक इलेक्ट्रॉन पास करने पर मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी डिफ्लेक्शन सफ़र नहीं करता है। बताइए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? पढ़िए। Sir, parallel होगी sir. पैरेलल या एंटी पैरेलल, क्योंकि क्यू भी क्रॉस थीटा हाँ sir. एफ इक्वल टू होता है क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी, हाँ sir. तो वी और बी पैरेलल हो Perpendicular जाएंगे, तो इसलिए जीरो हो जाएगा फोर्स। पढ़ो एरिना। Magnetic field is parallel or anti-parallel to velocity of electron. That is, angle between B and D is 0 degree or 180 degree. बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। How would the angular separation of interference fringes in Young's double slit experiment change when the distance between the slits and screen is doubled? ओके, एंगुलर सेपरेशन बताना है। एंगुलर सेपरेशन जो होता क्या है, थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ करता है? बीटा अपॉन डी शायद हुआ करता है ना? बीटा बी थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी। बेटा नोट कर लो, ये फॉर्मूले भूल जाते हैं, अब इनको डिराइव करने का टाइम तो वहाँ मिलता नहीं है, तो आपको याद ही रख कर जाना पड़ता है। बेटा एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ जो होता है बीटा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। नोट कर लो, तो डी जितना कम होगा बीटा थीटा उतनी ज़्यादा होगी। ओके, बट अगर आप सोर्स से लेके स्क्रीन तक की डिस्टेंस बढ़ा रहे हो कैपिटल डी, तो कैपिटल डी से कोई मतलब नहीं है, तो कैपिटल डी के चेंज करने से कोई चेंज नहीं आएगा, अनइफेक्टेड रहेगा। क्लियर बेटा? Yes, sir. Clear, sir. पढ़ो बेटा फोर्थ पॉइंट, एंगुलर सेपरेशन। Angular separation between fringes B theta is equal to lambda by D, where lambda is equal to wavelength, D is equal to separation between coherent sources, B theta is independent of distance between the slits and screen. So angular separation B theta will remain unchanged. बिल्कुल सही। और बेटा लीनियर जो विड्थ होती है वो होती है लैम्डा डी बाई डी, है ना? फ्रिंज विड्थ जो बीटा हुआ करती है दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, सॉरी लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होती है, और बीटा को डी से मल्टीप्लाई करने पर ही एंगुलर विड्थ बन जाती है बीटा थीटा, तो डी से डी कैंसिल हो जाता है तो बन जाती है लैम्डा बाई डी। लिख लेना, लीनियर विड्थ इक्वल टू बीटा बाई डी और एंगुलर विड्थ इक्वल टू लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई स्मॉल डी, और लीनियर विड्थ इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है? ठीक सर। Yes, sir. दो विड्थ होती है ना, एक लीनियर विड्थ और एक एंगुलर विड्थ। मतलब लीनियर विड्थ मतलब एग्जैक्टली कितनी इसकी लेंथ है उसको बोलते हैं लीनियर विड्थ, दैट इज बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है? यस सर। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो श्रुति। Two thin lenses of power plus 6 diopter and minus 2 diopter are in contact. What is the focal length of the combination? बताओ भाई, देखते ही समझ में आ रहा आंसर। 6 और -2 का कॉम्बिनेशन मतलब रिजल्ट करेगा कितना? 4 प्लस का, और 4 फोकल लेंथ, मतलब सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? चलिए देखिए आंसर कैसे करेंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, फोकल लेंथ 4, ओके, एंड फोकल लेंथ इक्वल टू 1 अपॉन पावर इन मीटर, तो 1/4 मीटर, 100 का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आया समझ में? Yes, sir, आ गया. पावर ऑफ द Yes, sir. कॉम्बिनेशन क्या होती है भाई? फोकल लेंथ, कॉम्बाइंड फोकल लेंथ 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, तो पावर हो जाएगी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। डन?
डन। Done, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The stopping potential in an experiment on photoelectric effect is 1.5 volt. What is the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted? ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उतना ही तो हो सकती है। ओके, मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल उतनी लगा सकता है। तो कितना हो जाएगा, के ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वी नॉट, है ना। तो देखिए ई इंटू वी स्टॉपिंग इक्वल टू के ई मैक्स, बेटा लिख लो। ओके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, जितना उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो ई इंटू 1.5 वी, आंसर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन की जगह इतना रख दो, आंसर आ गया, बन जाएगा। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। 2 न्यूक्लियाई। Two nuclei have mass numbers in the ratio 1:8. What is the ratio of their nuclei radii? हाँ बेटा, तो फॉर्मूला नोट करो, R इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर टू द पावर 1/3, नोट कर लेना। ओके, और वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, अगर वॉल्यूम निकालते हो तो A का पावर 3 कर देते हैं, तो R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3। सॉरी, ये नहीं होता, कुछ और होता है। तो R इक्वल टू R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3, तो आंसर आएगा 1:2। उनका न्यूक्लियस का रेडियो आएगा 1:2। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1/3। तो आंसर कितना आएगा बोलो? 1/2. बिल्कुल One सही, by 2 बिल्कुल सही। बच्चों लिख लो, न्यूक्लियर रेडियस जो होती है R इक्वल टू R0 A टू द पावर 1/3। तो R1/R2 इक्वल टू A1 अपॉन A की पावर 1/3 पुट कर दो, आंसर आ गया। डन। Done, sir. done, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। लॉजिक गेट हट गया है। चलो अगला पढ़ो बेटा श्रुति। Draw three equipotential surfaces corresponding to a field that uniformly increases in magnitude but remains constant along z direction. How are these surfaces different from that of a constant electric field along z direction? देखो अब कह रहा है यूनिफॉर्मली फील्ड इंक्रीज कर रहा, तो पोटेंशियल्स के जो गैप होते होंगे कम होने लगेंगे। क्यों? इक्वल टू होता है इक्वल टू डी वी बाई डी आर। तो अगर आर कम होगा तो ई अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका डायग्राम बना लो बेटा। देखो ये, तो अगर आपके पास 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, D1 इक्वल टू D2 अगर, तो पोटेंशियल जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके बीच में गैप जो है कम हो गया। यहाँ पे D1 D2 था, बट ये इंक्रीजिंग फील्ड के लिए देखो ये गैप कम हो गया। ठीक है, ठीक है सर। ये ठीक देखो सर। यहाँ पे फील्ड इंक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फील्ड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखो यहाँ पे सेम डिस्टेंस में सेम डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मिलेगा। यहाँ भी सेम डिस्टेंस में सेम डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, बट यहाँ कम डिफरेंस में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है, मगर डिफरेंस तो कम हो गया ना बेटा, बोलो यस और नो। यस सर। तो Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, इसका मतलब है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ये। डन। यस सर। डन सर। पढ़ो एरिना, डिफरेंस फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। Difference. For constant electric field, the equipotential surfaces are equidistant from same potential difference between these surfaces, while for increasing electric field, the separation between these surfaces decreases in the direction of increasing field for the same potential difference between them. सही बात है। ओके, क्लियर बच्चों? क्लियर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रुति। Define electric flux. Write its SI units. A charge Q is enclosed by a spherical surface of radius r. If the radius is reduced to half, how would the electric flux through the surface change? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार आपको करवाया है। पढ़िए बेटा एरिना। Electric flux. The total number of electric lines of force diverging normally from a surface is called the electric flux through that surface. SI unit of electric flux is voltmeter. Electric flux through surface element delta S is del phi is equal to E dot delta S is equal to E delta S cos theta, where E is electric field strength. Electric flux through entire closed surface is phi is equal to integration of E dot ds.
as electric flux through the surface is equal to 1 by epsilon naught into q. On decreasing the radius of the spherical surface to half, there will be no effect on the dielectric flux. हाँ, ऑन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि बेटा चार्ज तो अंदर रहेगा तो उतनी लाइंस निकलेंगी। अब आप गुब्बारा बड़ा कर दो तो क्या फ़र्क होगा, लाइंस तो उतनी ही जाएंगी ना बेटा। सर पर एरिया तो बढ़ेगा ना। तो एरिया बढ़ने से फ्लक्स थोड़ा ना चेंज होता है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया है ना, नंबर ऑफ Okay, लाइंस sir. तो उतनी रहेंगी ना। फ्लक्स क्या है, लाइंस इन एरिया, लाइंस पर यूनिट, नंबर ऑफ लाइंस को ही फ्लक्स बोलते हैं ना बेटा। ओके सर, ये यस तो सर, लाइंस काउंट है, काउंट तो उतना ही रहेगा चाहे कितना बड़ा एरिया कर दो, है ना बेटा। यस सर, क्लियर? क्लियर है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए बेटा। Define refractive index of a transparent medium. A ray of light passes through a triangular prism. Plot a graph showing the variation of the angle of deviation from the with the angle of incidence. हाँ, अब ये ग्राफ वगैरह आता बच्चों, ऐसे ग्राफ आप रट लिया करो, इस टाइप के ग्राफ अगर आते हैं तो रट लो। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सी अपॉन यू, 10th क्लास की फॉर्म डेफिनेशन पढ़िए रीना। Refractive index. Refractive index of a medium is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. That is, n is equal to c by v. एन इक्वल टू सी बाई वी या म्यू इक्वल टू सी बाई वी, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक ना। और अल्टरनेटिवली Alternatively, it is defined as the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction in medium. That is, n is equal to sine I upon sine r. हाँ बच्चों, ग्राफ बना लो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन का, डेल एम की कंडीशन में जिस समय I1 और I2 दोनों इक्वल हो जाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I और I1 इक्वल टू I2 हो जाता है, उस समय मिनिमम डिविएशन पहुंचता है, तो ऐसा ग्राफ होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने के साथ साथ पहले बढ़ता है मिनिमम डिवीजन की वैल्यू, फिर उसके बाद बढ़ती चली जाती है। ये ग्राफ बना लीजिए और इसके करस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे आप आई बना लीजिए, ओके। यस सर। बना लिया, कोई दिक्कत? एंड दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड डेल्टा एम, इस पॉइंट पर डेल्टा एम एंगल ऑफ मिनिमम डिवीएशन। एरिना डन? Done, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट। Calculate the current drawn from the battery in the given network. कैलकुलेट द करंट पाई, और इसका सबसे पहले अपन को बनाना पड़ेगा वो व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा बच्चों। देखो 1 2 Yes sir. 2 4, मतलब 1 2 जा 2 एंड 2 2 जा 4, व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा। ये ब्रांच इनएक्टिव हो जाएगी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, चलिए देखिए, पढ़ो बेटा आंसर। The equivalent circuit is shown in figure. The 5 resistors form a balanced Wheatstone bridge. Since R1 upon R5 is equal to R4 upon R3, so R2 is ineffective. The effective resistance of R1 and R5 in series R dash is equal to R1 plus R5 is equal to 1 plus 2 is equal to 3 ohm. The effective resistance of R4 and R3 in series is R double dash is equal to R4 plus R3 is equal to 2 plus 4 is equal to 6 ohm. Equivalent resistance of network between A and B, RAB is equal to R1 into R double dash upon R dash plus R double dash is equal to 3 into 6 by 3 plus 6 is equal to 2 ohm. Current drawn from the battery I is equal to E upon RAB is equal to 4 by 2 is equal to 2 ampere. डन? Done Done, sir. sir. कोई दिक्कत बच्चों? No sir. Done, sir. गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। श्रुति। Answer the following questions. Hmm. A. Optical and radio telescopes are built on the ground, while X-ray astronomy is possible only from satellites orbiting the Earth. Why? B. The small ozone layer on top of the stratosphere is crucial for human survival. Why? EM वेव का क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप ज़मीन पे बनाए जा सकते हैं, वाइल एक्सरे एस्ट्रोनॉमी जो होती है केवल वो स्पेस स्टेशन वगैरह यानी सैटेलाइट ऑर्बिटिंग पॉसिबल ओनली फॉर द सैटेलाइट। ऐसा क्यों? पढ़िए रीना।
A. The visible radiations and radio waves can penetrate the Earth's atmosphere, but X rays are absorbed by the atmosphere. B. The ozone layer absorbs ultraviolet and other low wavelength radiations which are harmful to living cells of human bodies and plants. Hence, ozone layer is crucial for human survival. समझ में आया? Yes, sir. हाँ, ऊपर वाले में देखिए, द विजिबल रेडिएशन एंड रेडियो वेव कैन पेनेट्रेट द अर्थ एटमॉस्फेयर, मगर एक्सरे जो होती है एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसका जो टेलीस्कोप बनाने के लिए आपको कहाँ पे, स्पेस में बनाना पड़ता है। ठीक है, ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। सर एक डाउट था। हाँ बेटा। तो गामा रेज से सर कैंसर होता है ना? गामा रेस कैंसर को ट्रीट भी करती है, कैंसर होता भी है। अच्छा, ओके सर, ओके सर। ट्रीट भी करती है और होता भी है, ठीक ना। यस सर। इतनी विध्वंसकारी होती है कि जो सेल्स कैंसर करती हैं उसको मार डालती, खत्म कर देती है, ठीक ना। ओके सर। बट ये रहता है कि वो अंग फिर काम का नहीं रह जाता, एकदम से पैरालाइज हटा देते हैं उस अंग को, ठीक ना। यस सर। चलो ठीक है। Define current sensitivity and voltage sensitivity of a galvanometer. Increasing the current sensitivity may not necessarily increase the voltage sensitivity of a galvanometer. Justify. कह रहा है कि डिफाइन करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी बताओ, और कह रहा है इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का बढ़ना जरूरी नहीं है, ऐसा क्यों? बताइए बेटा, पढ़िए। करंट सेंसिटिविटी। Current sensitivity. It is defined as the deflection of coil per unit current flowing in it. Current sensitivity S theta is equal to theta by I is equal to NAB by C. हाँ बेटा, ये सॉल्व करके आता है फॉर्मूला थीटा अपॉन आई इक्वल टू NAB बाई सी, ठीक ना। कहाँ से आता है देखो, याद करो बच्चों। ये जो होता है इसको टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू सी थीटा, याद आ गया। देखो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है बीना, याद आया, परपेंडिकुलर में। यस सर। और सॉरी, मतलब एक्टिंग टॉर्क जो होता है, कॉइल का टॉर्क जो होता है बीना, और रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू सी थीटा। बोलो यस। यस सर। तो थीटा अपॉन आई, करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू एंगल पर यूनिट करंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी एन ए अपॉन कितना, सी। याद आ गया बच्चों? यस सर। ये हो गई करंट सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी में यदि आर का डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई कर देते थे तो यहाँ पे आर का मल्टीप्लाई हो जाने से वी बन जाता था, है ना। मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी इसमें जी ले लिया, चलो कोई नहीं। अब पढ़ो बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी। Voltage sensitivity. It is defined on the deflection of coil per unit potential difference across its end. Voltage sensitivity SV is equal to theta by V is equal to NAB by GC, where G is resistance of galvanometer. हाँ बिल्कुल सही, जी को गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ले लिया एक्चुअली, तो इसको आई इंटू आर कर दोगे तो आई इंटू आर उसने जी ले लिया है, तो थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, वोल्टेज बन जाएगा, ठीक है ना। वेयर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब बच्चों देखो, जो इनका कहना है कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाने में करंट सेंसिटिविटी क्यों नहीं बढ़ेगी। बच्चों यहाँ पे दो टर्म आपको दिख रहे हैं, एक एन है एक जी है, एन जी। भाई आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो जी को बढ़ाना पड़ेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है सॉरी वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको बढ़ाने के लिए एन बढ़ाना पड़ेगा। बच्चों एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स आप मान लो आपने 2 टर्न करे तो ये जो रेजिस्टेंस है वो भी कितने गुना हो जाएगा, 2, तो कट पिट करके बराबर हो जाएगा। बोलो यस आया समझ में? यस सर, आ गया। क्लियर हुआ? मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहेगी, अनचेंज। Yes. क्या रहेगी वोल्टेज सेंसिटिविटी, अनचेंज। अनचेंज। क्लियर हुआ? मगर देखो अब करंट सेंसिटिविटी तो आपको, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी के केस में नीचे जी तो आता नहीं था, केवल एन आता था ऊपर, देखो हाँ याद आया? हाँ सर, याद है। थीटा अपॉन आई इक्वल टू बी एन ए अपॉन सी। बच्चों बोलो हाँ। हाँ हाँ सर। सर। तो बच्चों करंट सेंसिटिविटी के केस में अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी बेशक बढ़ जाएगी, बोलो यस। यस सर। मगर वोल्टेज सेंसिटिविटी के केस में अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो उतने के हिसाब से रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। तो अगर आपने इसका 2 गुना किया तो ये भी तो 2 गुना हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, फिर से गाड़ी वहीं पर पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई?
Yes, sir, I am. हाँ, Yes, sir. अब पढ़ो बेटा जस्टिफिकेशन। Justification. When number of turns n is doubled, then the current sensitivity is doubled. But at the same time, the resistance of galvanometer coil G will also be doubled. So voltage sensitivity SV is directly proportional to n by G will remain unchanged. Hence, increasing current sensitivity does not necessarily increase the voltage sensitivity. डन। Done, sir. चलिए Done, sir. नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन पढ़ो श्रुति। सर ये तो है ही नहीं polarized light. फिर भी पढ़ दो बेटा। Define the term linearly polarized light. When does the व्हेन डज द when does the intensity of transmitted light become maximum? When a polaroid sheet is rotated between two crossed polaroids. हाँ देखिए, पहला है कि लीनियरली पोलराइज लाइट क्या होती है। बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ कि जो अपनी जो लाइट आती है वो अनपोलराइज हुआ करती है, उसमें मतलब मल्टीपल वाइब्रेशंस हुआ करते हैं। ये देखो, ये लाइट का पार्टिकल ये हर तरफ वाइब्रेशन करता है, आप मतलब हर तरफ डांस करता है ये लाइट का वाइब्रेशन। तो अगर आप इसके वाइब्रेशन को कन्फाइंड कर दो, मतलब ऐसे ही ऐसे वाइब्रेट होकर के जाओगे और कुछ नहीं, तो ऐसी लाइट को अपन बोलते हैं लीनियरली पोलराइज लाइट। समझ में आया? सर एक बार फिर से सर। देखो, जो लाइट का वाइब्रेशन हुआ करता है ना बेटा, वो हर तरफ वाइब्रेट करता है इस तरीके से, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, है ना, आजू बाजू हर तरफ वाइब्रेट करता है। क्लियर? यस सर। तो अगर आप इसके वाइब्रेशन को फिक्स कर दोगे कि तुम इसी प्लेन में चलोगे, वाइब्रेट होगे, जैसे ये पहले हर तरफ वाइब्रेट कर रहा था, बट आपने इसको क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। बोलो यस। ओके। तो इस Yes, तरीके sir. से अगर एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन क्या है बेटा, प्लेन के ऊपर, और ये क्या है बेटा, प्लेन के अंदर बाहर, मतलब अंदर की तरफ बाहर की तरफ, बट इसमें भी एक ही वाइब्रेशन है, इसमें भी एक ही वाइब्रेशन है। तो अगर लाइट का वाइब्रेशन केवल एक ही प्लेन में कन्फाइंड कर दिया जाए तो उस लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो, इसमें यहाँ पर लाइट के इन्फिनाइट वाइब्रेशन है, इसमें एक टाइम में एक ही वाइब्रेशन है, तो बेटा ये प्लेन पोलराइज्ड है या पोलराइज्ड है? ये लाइट में देखो दो वाइब्रेशन है, अंदर बाहर भी हो रहा है, साथ में ऊपर नीचे भी हो रहा है, या और नो? यस सर। ये अंदर बाहर का Yes, साइन sir. होता है, तो इसको बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड। क्या बोलते हैं? पार्शियली Partially पोलराइज्ड। polarized. पढ़ो बेटा रीना, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। Linearly polarized light. The light having vibrations of electric field vector in only one direction perpendicular to the direction of propagation of light is called the plane or linearly polarized light. The unpolarized and polarized light is represented as अनपोलराइज्ड, पोलराइज्ड, ठीक है ना? चलिए अब पढ़िए इंटेंसिटी। intensity of transmitted light is maximum when the polarized sheet makes an angle of 45 degree with the pass axis. This is maximum when sine 2 theta is equal to 1 or theta is equal to 45 degree. ठीक है, बस इसको रट लिया, काफ़ी है, मतलब ये सिलेबस से हट गया तो इसको बस पढ़ा दिया अपन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए 16। A wire of 15 ohm resistance is gradually stretched to double its original length. It is then cut into two equal parts. These parts are then connected in parallel across a 3-volt battery. Find the current drawn from the battery. अब देखो, मैंने बताया था R प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर हुआ करता है, याद आया? Yes sir, याद। अब बेटा डबल Yes, sir. खींच दिया गया, तो डबल मतलब 2 का स्क्वायर कर दिया गया, मतलब कि रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, 15 चौके Yes. 60 हो गया, 60 हो गया। यस सर, हो अब गया। 60 को दो इक्वल पार्ट में तोड़ा, मतलब 30-30 हो गया, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L था, आधा आधा कर दिया तो 30-30। यस सर। अब 30-30 का पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो 30-30 का पैरेलल हो गया 30, सॉरी 20, 15 30-30 1/30 1/30 यानी 2/30, यस सर, 59। 15 हो गया। अब 15 को कह रहा है 30-30 का पैरेलल हो गया 15, और 3 वोल्ट बैटरी के साथ 15 लगा, तो I = V/R, तो V लगा है 3 और रेजिस्टेंस लगा है 15, है ना? 0.2। तो 0.2 एम्पियर। समझ में आया? यस सर, आया। So, ये देखिए बैठे बैठे कैलकुलेशन हो गई, आंसर 0.2 एम्पियर। देख लो एरिना, समझ में आया कि नहीं आया? रेजिस्टेंस sir, भी का आगे। मैंने स्क्वायर टाइम्स, तो रेजिस्टेंस हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना 60, 60 का आधा किया,
और फिर उसको पैरेलल में किया तो 15 और करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस से 0.2। डन। Done, sir. Done, sir. क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए बेटा। The mass of a nucleus in its ground state is always less than the total mass of its constituents, neutrons and protons. Explain. हाँ, मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है बेटा वो हमेशा उसके कंस्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलग अलग मास से कम होता है, क्योंकि कुछ मास जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी के रूप में ख़त्म हो जाता है, मतलब उनको उसका जो खुद मास जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी के रूप में यूज़ हो जाता है, एमिट हो जाता है। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। चलिए बच्चों करते हैं। हाँ बेटा पढ़ो एरिना। द मास The mass of nucleons in ground state is always less than the total mass of its constituent neutrons and protons, because this mass difference appears in the form of binding energy to hold the nucleons inside the nucleus. समझ में आया इसका मतलब क्या है? मगर मान लो जैसे कि कोई कटोरे में आपने मतलब मोती डाले, मान लो आपने मोती डाले, आपने 10 मोती डाले इसके अंदर, तो वो 10 मोती जो हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जैसे काम कर रहे हैं। बोलो यस और नो। Yes, sir. तो आपने जो मोती डाले वो मान लो आ गया उसका मतलब 5 न्यूट्रॉन और उसमें 5 प्रोटॉन डाले, तो आपके पास टोटल 10 आ गया, मान लो मास आ गया 10। बट थोड़ी देर बाद आप जा करके देखते हैं तो जैसे ये कंबाइन हो जाते हैं, तो ये कंबाइन होने के बाद जब ये कंपोजिट न्यूक्लियस बना लेते हैं तो इसका मास 10 नहीं आता, इसका मास उस समय जो टोटल मास पहले आप अपेक्षा कर रहे थे, थ्योरेटिकल मास आपका 10 निकला था, बट आपका एक्सपेरिमेंटल मास आप निकालते हो तो वो आपका निकलता है 9। तो सवाल उठता है वो 1 यूनिट मास कहाँ चला गया? तो वो जो 1 यूनिट मास था, वो जो मास था बाई द फॉर्मूला E इक्वल टू mc² से वो मास बन गया एनर्जी, और वो एनर्जी बाकी के जो 9 न्यूक्लियस बचे हैं उनको बांधने का काम करती है। आया समझ में? Yes. sir. चलिए अब इसके बाद है भाई देखो डायग्राम क्लास 11th में आपको याद होगा एरिना, ये डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया था। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो वहाँ पर ये ग्राफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में एटम के लिए था, बिल्कुल सेम टू सेम ग्राफ जो है न्यूक्लियॉन्स के लिए। देखिए ये एक कंडीशन हुआ करती है जिस समय फोर्स जो होता है 0 होता है। बोलो यस और नो। Yes, sir. ठीक है ना, फोर्स 0 होता है। अब यहाँ पर 0 फोर्स है, अगर उसके पास आप और ज़्यादा जाओगे तो लड़ाई होने लगेगी उनमें, रूममेट्स में। मैंने बताया था इस तरीके से कि उनमें फिर लड़ाई होने लगेगी। तो ये ऊपर जाने पर देखो बेटा एनर्जी बढ़ रही है। कौन सी एनर्जी बेटा? रिपल्सिव एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? रिपल्सिव एनर्जी। Repulsive energy. अगर आप फिर अब 0 से थोड़ा दूर जा रहे हो, मतलब एक न्यूट्रल डिस्टेंस थी, उसमें दोनों के बीच का फोर्स हो गया 0, मतलब एनर्जी हो गई 0, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अगर आप उससे दूर जाओगे तो आपकी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने लग जाएगा, और एक समय आने पर आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा निगेटिव मतलब हाईली अट्रैक्टिव एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे। बट आपने यदि डिस्टेंस और बढ़ाना शुरू कर दिया, आपकी डिस्टेंस और बढ़ने शुरू कर गई, तो फिर बढ़ाते जाओगे तो न्यूक्लियस आपको एक समय पे भूल जाएगा, बोलेगा जा भाई मुझे मतलब नहीं है। याद आया एरिना? Yes, sir. याद है. हाँ, तो ये ग्राफ है अपना, ठीक है ना। इसको मैं क्या बोलता था? जा सिमरन जा, जी दे अपनी ज़िंदगी, है ना। वो न्यूक्लियस भूल जाएगा। Yes, sir. क्लियर? हाँ पढ़ो पार्ट ए बी। हाँ बेटा। सर एक बार और बताइए। बेटा इसमें ये हो करता है जैसे कि मान लो जैसे तुम हो और तुम्हारा भाई है श्रुति, ठीक है ना। यस बोलो, सर। ये उसकी कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है यहाँ पे। बोलो यस। यस सर। मतलब उसका रूम अलग है स्टडी रूम, और तुम्हारा रूम स्टडी रूम अलग है। दोनों एक दूसरे अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, दोनों इक्विलिब्रियम में हो, आराम की ज़िंदगी चल रही है। बोलो हाँ। यस सर। अब वो क्या करता रहे, कम करते 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 तुम्हारे अपनी डिस्टेंस को तुम्हारे कमरे की दीवार फोड़ करके अपना स्टडी टेबल तुम्हारे स्टडी टेबल के बगल में लगा ले, है ना। ओके तो सर। तुम्हारा दिमाग खराब होगा, बोले ये तेरे को यही पढ़ने की जगह मिली थी, है ना। हाँ सर। हाँ, और तुम्हारी एनर्जी गुस्से में तमतमा जाओगी, तुम लाल हो जाओगी, है ना। यस सर। ये देखो ये तुम्हारी रिपल्सिव एनर्जी बढ़ेगी, तुम बोलोगी उससे दफा हो जाओ, है ना, है ना। तुम बोलोगी Yes. तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो, है ना। यस ठीक है ना, सर। इस तरीके से, है ना। तो और मैं नहीं जानता, तुम कुछ और भी बोल सकती हो, मुझे मतलब नहीं उससे, ठीक है ना। और तो यहाँ पर जो एनर्जीज है, यहाँ पे जो एनर्जी रिपल्सिव बढ़ने लगेगी, ठीक ना। फिर क्या करता है, भाई को समझ आ जाती है, भाई बोलता है मैं दूरी बढ़ा लेता हूँ। तो जैसे भाई दूरी बढ़ाना शुरू करता है
तो तुम्हारी एनर्जी का लेवल कम होने लगता है, बोलो हाँ। हाँ सर। फिर वो अपने फिर वो अपने कमरे में चला जाता है तो तुम्हारी एनर्जी फिर से बैलेंस हो जाती है, बोलो यस। यस सर। फिर वो और चला जाता है भाई, और जैसे दूर जाता है अब तुम्हारी अट्रैक्टिव एनर्जी डेवलप होती है ना, वो और बाहर वाले कमरे में चला गया। फिर वो एक दिन जाकर के घर के सबसे बाहर वाले कमरे के जाके बाहर टेबल लगा लेता अपना घर के गेट के पास, डोर के पास, है ना। ओके तो सर। तुम्हारी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है अट्रैक्टिव, बोलने अरे नहीं बेटा ऐसा मत करो यार, चलो यार अच्छा नहीं लगता है ना। क्लियर हो गया, हाँ सर। है ना। यस सर, वो फिर वो फ्लाइट की टिकट बुक करा करके चला जाता है अमेरिका, पढ़ाई के लिए निकल जाता है, ठीक ना। ओके तो सर। तुम्हारा जो अट्रैक्शन है वो कम, एनर्जी फिर से कम होने लग जाएगी, तुम बोल दोगी जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, समझ गए ना। हाँ सर, तो समझ ये गए। रिपल्सिव एनर्जी है, ये अट्रैक्टिव एनर्जी है। अट्रैक्टिव एनर्जी एक लेवल तक बढ़ती है, मगर अब कोई मान ही नहीं रहा है, दूर जा ही रहा तो जा भैया जा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। यस सर, आ गया समझ। हाँ, तो ये ग्राफ चलता है, यही प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का लास्ट ईयर का ग्राफ था ये, उसमें भी वहीं पर ये इलास्टिसिटी में भी यही हुआ करता है। चलो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा श्रुति। Write the function of first transducer and second repeater in the context of communication system. हाँ चलो देखो, ट्रांसड्यूसर क्या होता है बेटा, मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ जब माइक्रोफोन में यहाँ पे, तो मेरे मुंह से निकलने वाले जो मैकेनिकल जो प्रेशर वेव हैं, वो प्रेशर वेव जो होती हैं, वो प्रेशर वेव की वजह से मेरी आवाज़ का जो साउंड सिग्नल है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और मेरे कंप्यूटर की कॉर्ड से वोल्टेज की फॉर्म में जाता है और आप तक वोल्टेज की फॉर्म में पहुंचता है और फिर वापस वो वोल्टेज जो होता है वो साउंड वेव में कन्वर्ट होकर के आपको मिलता है, समझ गए। तो ऐसी डिवाइस जो किसी भी मैकेनिकल सिग्नल को एनर्जी में कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। आंसर, ए डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अदर इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर, समझ गए। Yes, sir. हाँ, रिपीटर सिलेबस से हट गया। रिपीटर पिक्स द सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर, एम्पलीफाई इट एंड रीट्रांसमिट इट टू द रिसीवर, समटाइम्स विद ए चेंज इन करियर फ्रिक्वेंसी। ये रिपीटर था, हट गया। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, अगला क्वेश्चन है कि भैया मॉड्यूलेशन की नीड क्या है। क्वेश्चन क्या है भाई यहाँ पे, रिपीटर हो गया। राइट द टू फैक्टर जस्टिफाइंग द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन ट्रांसमिटिंग ए सिग्नल। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इज नीडेड फॉर practicable size of antenna and more effective power radiation by an antenna। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा 19 पढ़ो बेटा। A positive point charge plus Q is kept in the vicinity of an uncharged conducting plate. Sketch electric field lines originating from the point on to the surface of the plate. ठीक, Derive the expression for the electric field at the surface of a charged conductor. ठीक है। सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव करना है। चार्ज क्यू रखा हुआ है, अनचार्ज कंडक्टिंग स्लैब के ऊपर रखा हुआ है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। ये देखिए भैया, तो चार्ज जो है ऊपर की तरफ भी रेडिएट मारेगा, नीचे की तरफ रेडिएट मारेगा। जैसे ही रेडिएट मारेगा बेटा ये हो जाएगी माइनस, ये वाला प्लेट हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। और यहाँ से फील्ड निकलेगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा, यहाँ से फील्ड निकलेगा। ये बना देना, ये निकलेगा। तो ये वाला जो टर्मिनल है वो किसके जैसा काम करेगा, प्लस के जैसा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. पढ़िए रीना। The electric field lines are shown in figure. Electric field on the surface of a charged conductor. Let electric charge be uniformly distributed over the surface of a thin non-conducting infinite sheet. Let the surface charge density, that is, charge per unit surface area, be sigma. We have to calculate the electric field strength at any point distance r from the sheet of charge. To calculate the electric field strength near the sheet, we now consider a cylindrical Gaussian surface bounded by two plane faces A and B lying on the opposite sides and parallel to the charged sheet, and the cylindrical surface perpendicular to the sheet. By symmetry, the electric field strength at every point on flat surface is the same, and its direction is normal outwards at the points on the two plane surfaces and parallel to the curved surface. ठीक है, ये डायग्राम बना लो, कल भी करा था ये डेरिवेशन, याद है आप लोग को? Yes, sir, याद है। Yes, sir. चलिए पढ़ो बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
total electric flux, bounded integral of E dot ds is equal to bounded integral of E dot ds1 plus bounded integral of E dot ds2 plus bounded integral of E dot ds3, or bounded integral of E dot ds is equal to bounded integral of E ds1 cos 0 degree plus bounded integral of E ds2 cos 0 degree plus bounded integral of E ds3 cos 90 degree is equal to E into integration of ds1 plus E into integration of ds2 is equal to EA plus EA is equal to 2EA. Total electric flux is equal to 2EA. As sigma is the charge per unit area of sheet and A is the intersecting area, the charge enclosed by the Gaussian surface is equal to sigma into A. According to Gauss theorem, total electric flux is equal to 1 by epsilon naught into total charge enclosed by the surface. That is 2EA is equal to 1 by epsilon naught into sigma A. E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. Thus, electric field strength due to an infinite flat sheet of charge is independent of the distance of the point and is directed normally away from the charge. If the surface charge density sigma is negative, the electric field is directed towards the surface charge. डन. Done, sir. चलो Done, sir. हाँ बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ो. A parallel plate capacitor is charged by a battery. After some time, the battery is disconnected and a dielectric slab of dielectric constant K is inserted between the plates. How would first the capacitance, second the electric field between the plates, and third the energy stored in the capacitor be affected? Justify your answer. गुड क्वेश्चन. देखिए पहले चार्ज कैपेसिटर था, चार्ज बाई बैटरी, उसके बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई है, उसके बाद ये सब काम किया गया. तो सबसे पहले देखो क्या पहली चीज़ है कि भाई आप कुछ भी करो, कैपेसिटर जो है अगर आप स्लैब उसके अंदर डालोगे तो कैपेसिटी चेंज हो जाएगी. तो नंबर वन कैपेसिटी चेंज बाई के टाइम्स. बोलो यस और नो. Yes, sir. बिकॉज सी डैश इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ सी. अब कैपेसिटर के पोटेंशियल जो कनेक्टेड नहीं है, मतलब पोटेंशियल फट से फॉल हो जाएगा, तो वी डैश इक्वल टू वी अपॉन के. बोलो हाँ. हाँ, sir. वी डैश इक्वल टू वी अपॉन के. टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता बच्चों, क्यू कभी चेंज नहीं होगा, क्यू सेम रहेगा. और सी क्योंकि के टाइम्स हो गया है तो वी डैश इक्वल टू वी बाई के. इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी बाई डी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब पोटेंशियल कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस को तो कुछ किया नहीं अपन ने. तो ई डैश इक्वल टू ई बाई के. बोलो हाँ. हाँ, sir. ठीक है. ई डैश तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है कम हो जाएगा के टाइम्स. अब एनर्जी की बात करते हैं. एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी ले लो. तो सी कितना हो चुका है 1 बाई के. तो एनर्जी बेटा जो होगी एनर्जी 1 बाई सी इक्वल टू के सी हो चुका. क्यू में तो कोई फर्क आया नहीं है, तो 1 अपॉन के टाइम्स हो जाएगी. मतलब यू डैश इक्वल टू यू बाई के. यस की नो. Done, sir. Yes. Yes, sir. एनर्जी कैपेसिटर डिक्रीजेस टू 1 बाई के टाइम्स. ठीक है. ठीक है, sir. ठीक, sir. अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा श्रुति. State the principle of working of a meter bridge. Second, in a meter bridge, balance point is found at a distance L1 with resistance R and S as shown in the figure. When an unknown resistance X is connected in parallel with the resistance S, the balance point shifts to a distance L2. Find the expression for X in terms of L1, L2 and S. चलिए देखिए क्या कह रहा है. जब इसके पैरेलल में x जोड़ा गया है तो शिफ्टिंग हो गई L1 से L2 की तरफ हो गई है. आपको x की वैल्यू निकालनी, मतलब अननोन रेजिस्टेंस निकालना है. आसान क्वेश्चन है बच्चों. चलो पढ़ो एरिना. मीटर ब्रिज. Meter bridge. Meter bridge is based on the principle of Wheatstone bridge. The resistance of wire is divided into two resistances P and Q. R is known resistance and S is unknown resistance. At balance, P by Q is equal to R by S. L rho upon 100 minus L rho is equal to R by S. हाँ वो रो से रो कैंसिल हो जाता है. मैं तो सीधे लेंथ पे खेलता हूँ. तो एस की वैल्यू निकाल ली. बोलो हाँ. हाँ, sir. अननोन रेजिस्टेंस sir. निकाल लिया. अब कह रहा है फर्स्ट केस में देखिए, पहले केस में कह रहा है कि वो L1 लेंथ पर मिल रही है. तो R अपॉन एस इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1. बोलो यस. Yes, sir. अब सेकंड केस में उसने R के साथ एक पैरेलल में वायर लगा दिया है. तो पैरेलल में वायर लगा दिया तो S डैश नया जो रेजिस्टेंस आ जाएगा कॉम्बिनेशन का, वो एक्स एस अपॉन एक्स प्लस एस हो जाएगा कि नहीं होगा. हो जाएगा, sir. Yes, तो sir. बेटा जो नई कंडीशन में R अपॉन एस डैश इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2 Done, sir. हुआ. Done, sir. समझ में आया ना. हाँ, Yes, sir. sir. अब फर्स्ट से सेकंड को आपने ड्राइव कर दिया तो पूरी कहानी एक्स एस और एल के टर्म में आ गई. Yes, sir. Yes, sir. आ गया.
अब यहाँ से एक काम करो, x से डिवाइड कर दो तो 1 + x/s, तो आंसर x का आ जाएगा। क्लियर? Clear, sir. कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. भाई पहले इन लोगों ने क्या किया, पहले इन लोगों ने फार्मूला बना दिया, ये फार्मूला तो अपन को पता है। तो फर्स्ट केस में केवल ये लगा हुआ था, रेजिस्टेंस बॉक्स R और वायर था। सेकंड केस में पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया X, तो 2 केस बन गया, दूसरा केस बन गया। दूसरे केस में पहले केस को डिवाइड कर दिया तो आंसर आपका X आ गया S के टर्म में, Yes, sir. है ना? क्लियर कि नॉट क्लियर? Clear, sir. चलिए जी, क्या कह रहा है ये? हाँ, L1 L2 एंड S, S के टर्म में आंसर निकालना था। S अननोन, S जो था नोन वायर था, R अननोन था, R रेजिस्टेंस बॉक्स था, S अननोन था, सॉरी। तो अननोन के टर्म में आंसर आ गया है। हमें क्या करना, तुमने बोल दिया, हमने निकाल दिया S के टर्म में। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आ गया, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो श्रुति। State Faraday's law of electromagnetic induction. Second, a jet plane is traveling towards west at a speed of 1800 km per hour. What is the voltage difference developed between the ends of the wing having a span of 25 meter if the Earth's magnetic field at the location has a magnitude of 5 into 10 to the power minus 4 Tesla and the dip angle of 30 degree? ठीक है, b cos थीटा निकाल लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना। चलो पढ़ो बेटा, एरिना फर्स्ट। Faraday's laws of electromagnetic induction. A. Whenever there is a change in magnetic flux linked with of a coil, an EMF is induced in the coil. The induced EMF is proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. That is, E is directly proportional to del phi by del T. B. EMF induced in the coil opposes the change in flux. That is, E is directly proportional to minus del phi by del T. E is equal to minus k into del phi by del T, where k is a constant of proportionality. In SI system, phi is in Weber, T is in second, E is in volt, then k is equal to 1. So E is equal to minus del phi by del T. If the coil contains n turns, then E is equal to minus n into del phi by del T. Second, the wing of a horizontal traveling plane will cut the vertical component of Earth's magnetic field. So EMF is induced across the wing. The vertical component of Earth's field is given by V is equal to BE sin theta, हाँ। where BE is बच्चों याद रखिएगा, मतलब जो जो जाएगा अपने पास जो है कंपोनेंट, जो है वर्टिकल कंपोनेंट को काटेगा, क्योंकि जो प्लेन होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में उड़ा करता है, ठीक है ना। तो वो वर्टिकल कंपोनेंट को ऐसे काटेगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, sir. बी साइन थीटा, वेयर बी इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ डिप, तो बी साइन थीटा निकाल लेंगे। नाउ ई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी एल वी, है ना। बी वी एल याद होगा, मोशनल ई एम एफ, ई एम एफ इक्वल टू क्या था, बी वी एल, है ना, बी एल वी। तो यहाँ पे बी की जगह बी साइन थीटा यूज़ कर लो, वी फॉर वेलोसिटी, एल फॉर द लेंथ, लेंथ किसकी, ये इसका जो स्पैन दिख रहा था ना, एन एल 25 मीटर का, है ना। Yes, sir. वो लेंथ Yes, काउंट sir. होगी, क्योंकि वही तो काट रही है, वही तो काट रही है फील्ड Yes. को, है ना। तो बी की जगह ये, एल की जगह 25 और थीटा जो है ना, इतना अपने पास आ जाए कितना, 30 डिग्री। ठीक है, ठीक ठीक sir. है, sir. चलिए तो वैल्यू पुट कर दी बच्चों, 1800 वी की वैल्यू निकाल ली, ई की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। डन। Done sir. चलिए तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब इसके बाद आप लोग मैथ का पेपर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैथ का पेपर बाकी है, तो उसको कंप्लीट करिए। क्लास यहीं पर ऑफ होती है, ठीक है बच्चों।